हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सिद्धार्थ सिद्ध जीएससी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और नए करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ मैं फिर से हाजिर हुआ हूं। तो आइए चले अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव किसको बनाया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है अपने भारत का, तो इसीलिए ये चर्चा में बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया ना, तो शशि प्रकाश गोयल को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव जो है नियुक्त किया गया है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ अधिकारी हैं और वरिष्ठ अधिकारी थे, 1989 बैच के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। ठीक है, ये किसका स्थान लेंगे? मनोज कुमार सिंह का स्थान ये ले रहे हैं। ठीक है, और इससे अब ये तो एक अलग क्वेश्चन हुआ करंट अफेयर्स का, और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चनों पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार ने कम से कम 1 ट्रिलियन है ना, 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, जहाँ पर द्विसदनीय विधानसभा विधायिका है, द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, जिसमें विधान परिषद 100 सदस्यीय विधान परिषद है, 100 सदस्यीय सीटों की विधान परिषद है और 403 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, और लोकसभा में यहाँ से सबसे ज्यादा सीटें हैं क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। 80 सीटों के साथ लोकसभा में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा अपन कहें तो राज्यसभा में 31 सीटों का यह उत्तर प्रदेश प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इस प्रकार अपन कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट होने के कारण ज्यादातर उत्तर भारत से जो है भारत के जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे अभी हाल अपन वर्तमान में देखें तो वो भी उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ा हुआ है, और अभी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश से ही है। ठीक है, इसमें नया क्वेश्चन देखें तो IDBI, ठीक है, IDBI बैंक के चेयरमैन है TN मनोहरन, है ना, जिनका हाल ही में निधन हो गया ना। क्वेश्चन आ सकता है कि IDBI बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन रहे हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है ना, तो अपन कह सकते हैं TN मनोहरन, है ना। TN मनोहरन जो IDBI बैंक के अध्यक्ष थे, उनका निधन अभी हाल ही में हो गया है ना। और इनका एक्चुअली इनको अपन इसलिए भी याद कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने इनको 2-3 पुरस्कार भी मिले हैं, पद्मश्री पुरस्कार मिला है, और इन्होंने 2-3 बैंकों में संस्थानों में जो है अध्यक्ष के रूप में काम किया, इसीलिए भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, हाल ही में निधन हो गया है, तो अपन इसको देख लेते हैं थोड़ा सा ना। जैसे अपन कहें तो ये 2015 से 2020 तक अपन कहें तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान में ये अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्ष 2015 से 2020 तक ये उस पर अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले ये कैनरा बैंक में भी गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा अपन देखें जैसे वर्ष 2009 में सत्यम कंप्यूटर, नाम सुना होगा, सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज में कॉर्पोरेट घोटाला हुआ, और इस घोटाले के बाद पुनरुद्धार के लिए इस कंपनी में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है ना। ठीक है, और इसीलिए वर्ष 2009 में ये इंडियन ऑफ द ईयर 2009 के रूप में इनको जो है सम्मानित किया गया, और बिजनेस लीडर अवार्ड भी इनको वर्ष 2009 में मिला है ना। फिर इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, तो IDBI के बारे में अगर अपन विस्तार से चर्चा करें तो ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। ठीक है, इंग्लिश में इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसका जो है विस्तार है। ठीक है, इसकी स्थापना अगर अपन स्थापना को देखें तो भारत सरकार के द्वारा एक अधिसूचना 24 जून 1964 में की गई, और 1 जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हुई, और ये भारत का एक निजी बैंक है।
ठीक है, भारत का एक निजी बैंक है जो आरबीआई ने इसको अन्य क्षेत्र का बैंक की श्रेणी में रखा है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष रहे हैं तो टीएन मनोहरन रहे हैं, और इसके सीईओ और एमडी राकेश शर्मा है। ठीक है, तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है जो भी अभी हाल ही में इनका भी निधन हो गया है, तो इनके बारे में भी अपन देख सकते हैं। बसंती देवी है ना, ठीक है, बसंती देवी का मतलब ये भारत के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ रही हैं। ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के कौन से शिक्षाविद हैं जो पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया ना। ये तमिलनाडु की है एक्चुअली, तो बसंती देवी हैं ये, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है ना। बसंती देवी की अगर बात की जाए तो ये 1938 में इनका जो जन्म हुआ, डिंडीगुल तमिलनाडु में जन्म हुआ। उच्च शिक्षा प्रेसिडेंटी कॉलेज से इन्होंने प्राप्त की। फिर 1970 में इन्होंने पीएचडी की। पीएचडी अपन कहें तो ये फिलीपींस से पीएचडी करके लाई हैं। ठीक है, तो ये विद्यार्थी जीवन के बाद इन्होंने फिर ये अपन कहें तो थोड़े से राजनीति में भी आई। ठीक है, तो मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये 1987 में जब तमिलनाडु में जो है शिक्षकों का एक आंदोलन चल रहा था, तो इस आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया। फिर ये 1992 से लेकर के 1998 तक है ना, मनोमणियम सुंदरलाल विश्वविद्यालय की कुलपति रही है ना, और इस विश्वविद्यालय के दूसरी कुलपति रही वर्ष 2000 से लेकर के 2005 तक है ना। ये तमिलनाडु में महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, फिर ये 76 वर्ष की उम्र में इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। तो राजनीति में इन्होंने वर्ष 2016 में है ना आर के नगर विधानसभा से चुनाव लड़ा, और इन्होंने उस समय जयललिता की विरोध में वहां पर चुनाव लड़ा। हालांकि ये 2.4% वोट के साथ ये चुनाव में हार गई थी। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा सा राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया है। ठीक है, और अभी हाल ही में अपन कहें तो जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, तो बसंती देवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुखर आलोचक रही हैं। ठीक है, इन्होंने विरोध किया कि भाई शिक्षा का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए ना, शिक्षा का केंद्रीकरण का विरोध किया है उन्होंने। इसके अलावा संविधान की 7वीं अनुसूची की जो राज्य सूची है ना, शिक्षा को पुनः राज्य सूची में सम्मिलित किए जाने पर पुरजोर बल दिया, क्योंकि वर्तमान में अगर शिक्षा की बात करी जाए तो शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। और वर्ष 1976 में है ना 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके एक संवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। तो इन्होंने मतलब शिक्षा को राज्य सूची में पुनः डालने के लिए जो है पुरजोर वकालत की है ना। तो इस प्रकार को कह सकते हैं उनका जीवन शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय के लिए सतत संघर्ष की एक प्रेरक कहानी रहा है, मतलब रहा है ना। अब अपन थोड़ा सा तमिलनाडु से संबंधित रही है, तमिलनाडु में ही डिंडीगुल में इनका जन्म हुआ है। तो तमिलनाडु से संबंधित कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। जैसे अपन कहें तो तमिलनाडु का पुराना नाम मंदिरों की भूमि रही है। ठीक है, और इसकी राजधानी चेन्नई में है, और यहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं, और यहाँ के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन हैं, यहाँ के उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा यहाँ के उप जो है राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि हैं, यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में। और 1 नवंबर 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और उसकी रिपोर्टों के द्वारा राज्यों की जो है स्थापना हुई, तो 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ। ठीक है, विधानसभा की यहाँ पर 234 सीटें हैं। इसके अलावा राज्यसभा की यहाँ पर 18 सीटें हैं, और लोकसभा की यहाँ पर 39 सीटों के साथ बना हुआ है ना। और इसमें जिले 38 जिलों के साथ ये वर्तमान में बना हुआ है ना। हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ का मद्रास हाई कोर्ट लगता है ना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बनता है कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना नई 2020 में अब ये आई है, तो थोड़ा सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बात की जाए तो स्टार्टिंग में कोई शिक्षा नीति नहीं आती थी। तो वर्ष 1948 में मतलब स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्ण बनाए गए है ना। राधाकृष्ण बाद में वो उपराष्ट्रपति बने है ना। ठीक है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में बनाया गया, और 1948 में
ही इसके अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन को बनाया गया। ठीक है, वहां से अपन कहें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण की शुरुआत होती है और इस प्रकार अपन कह सकते हैं देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक कोठारी आयोग बनाया गया और 24 जुलाई 1964 को इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की और अपन कह सकते हैं 10+2+3 पद्धति पर आधारित थी। ठीक है, इसके बाद 1968 और जस्ट ये 68 को चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, मतलब 86 है ना। तो दूसरी जो शिक्षा नीति है 1986 में आई थी, है ना। पहली शिक्षा नीति कब आई? 1968 में, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई और 1986 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे। ठीक है, 1986 में। ठीक है, इसके बाद जो है 1992 में PV नरसिम्हा राव के समय इस शिक्षा नीति में तो संशोधन किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ष 2014 में जो है भाजपा सरकार आई और भाजपा सरकार के कार्यकारी एजेंडे में था कि हम नई शिक्षा नीति लाएंगे ना। जून 2017 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष है ना, पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। तो इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा पेश किया और 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलता था उस समय ना। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिए जनता से जो है सलाह ली, है ना। 19 जुलाई 2020 को भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति को घोषित किया गया है ना। ठीक है, और इस समय 27 अध्याय और 4 भागों में यह नई शिक्षा नीति जो है विभाजित है। ठीक है, इसमें और अगर अपन और इसमें देखें तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर 2-3 बिंदु हैं जिन पर अपन चर्चा कर सकते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति में जो है GDP का 6% जो है खर्च करने का प्रावधान है ना। अभी तो बहुत कम है, तो अगर 6% GDP का 6% अगर उसमें खर्च किया जाएगा तो शिक्षा क्षेत्र में जो है सुधार होगा और उच्च शिक्षा में भी जो है बढ़ावा मिलेगा ना। इसके अलावा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसके स्थान पर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, वो परिवर्तित करके नई शिक्षा नीति के अनुसार, है ना। अभी जिसमें प्रमुख शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख धर्मेंद्र प्रधान बने हुए हैं। इसके अलावा अपन कहें तो भारतीय उच्च शिक्षा परिषद का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो आगे चलकर मतलब भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना भी की जा सकती है। ठीक है, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित हमने बहुत महत्वपूर्ण बातें की। ठीक है, इसमें संविधान में भी जो है शिक्षा से संबंधित बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं और संविधान में जो प्रावधान है उनके बारे में भी लगे हाथों अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अपन ने कहा कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व हो गए, तुम्हारे मौलिक अधिकार हो गए, तुम्हारे मौलिक कर्तव्य हो गए। इन तीनों में संविधान में शिक्षा को जो है महत्वपूर्ण एक भाग के रूप में जो है प्रावधान शिक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं ना। जैसे अपन कहें तो जैसे मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। मौलिक अधिकार में अपन कहें तो अनुच्छेद 21 के काम है 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और इसी प्रावधान के अनुसार, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है सरकार द्वारा पारित किया गया और ये संविधान में महत्वपूर्ण जो है प्रावधान है। इसके अलावा अपन कहें तो मौलिक कर्तव्यों में ना, मौलिक कर्तव्यों में 51 के काम है ना, भाग 4 का 51 के काम है जो है ये एक प्रावधान दिया गया है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है और इसमें माता पिता के लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य है कि वो उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए, ना। ठीक है, तो ये माता पिताओं का भी जो है कर्तव्य है ना। इसके अलावा उन कहे तो ठीक है, इसके अलावा अपन कहें तो जो है नीति निर्देशक तत्व है ना, नीति निर्देशक तत्वों में भी शिक्षा को जो है महत्वपूर्ण भाग के रूप में प्रावधान दिया गया है ना। जैसे अपन कहें तो अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया ना। इस प्रकार पर कह सकते हैं कि संविधान में भी शिक्षा को महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में जो है जोड़ा गया है ना। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया फेडरेशन है ना, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मुख्य
कोच है ना, तो पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया ना, तो खालिद जमील को जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की एक वर्चुअल बैठक हुई, और इस बैठक की जो अध्यक्षता की है ना, इस बैठक की अध्यक्षता अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित IM विजयन के द्वारा की गई। और इसमें 3 नामों को एक्चुअली शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिसमें से पहला नाम खालिद जामिल है, दूसरा नाम अगर देखें स्टीफन कॉस्टेटाइन दूसरा नाम है, और तीसरा नाम स्टीफन तारकोविच है ना। और इन तीनों नामों में से जो है खालिद जमील को जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है ना। ठीक है, और अपन अभी भारतीय पुरुष टीम के कोच तो खालिद जमील हो गए। अगर महिला की बात करें तो महिला में थॉमस डेनरबी जो है भारतीय महिला टीम फुटबॉल टीम के जो है मुख्य कोच हैं। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मतलब AIFF के बारे में अगर विस्तार से चर्चा करते हैं तो इसकी स्थापना 23 जून 1937 में लगभग 88 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली, द्वारका नई दिल्ली में है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं, और इसके कोषाध्यक्ष कीपा अजय हैं, और इसके उपाध्यक्ष के बारे में अगर बात करें तो उपाध्यक्ष NA हारिस है ना, NA हारिस इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अपन देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इसकी स्थापना कब हुई, 1937 में, मतलब 23 जून 1937 में हुई है ना। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं भारत में फुटबॉल का स्वशासी संस्था है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ की बात करें तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ में 1948 से ये संस्थापक सदस्य रहा है। इसके अलावा फीफा में ये 1948 से ही संबंधित रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो AFC है ना, AFC एशिया का क्वालिफायर से संबंधित ये 1954 में हुआ। ठीक है, अभी वर्तमान में देखें तो वर्तमान में CAFA नेशन कप 2025 का वर्ष के अंत में होना है, और इसके अलावा AFC एशिया कप क्वालिफायर की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ठीक है, खालिद जमील है ना, और इसीलिए इनको नियुक्त किया है ना। अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के इतिहास के बारे में अगर अपन चर्चा करते हैं तो इसकी स्थापना 1893 में हुई। ठीक है, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से 1893 में इसकी स्थापना हुई, और उस समय यह महासंघ अंग्रेजों द्वारा शासित था, और बंगाल क्षेत्र में इसके सीमित क्षेत्र था जहां पर इस फुटबॉल का जो है आयोजन किया जाता था, है ना। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा 1934 में देशव्यापी महासंघ बनाने का जो है प्रयास शुरू हो गया, और मार्च 1937 में एक बैठक हुई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, है ना। फिर 23 जून 1937 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई, है ना। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड कुछ ट्रॉफियां हैं जिससे संबंधित खेल हैं जिनके बारे में भी लगे हाथों चर्चा कर लेते हैं। जैसे आई लीग है ना, ये पुरुषों से संबंधित जैसे कौन कौन सी आई लीग हो गया, हमारा सुपर कप हो गया, डूरंड कप हो गया। ठीक है, इसके अलावा संतोष ट्रॉफी भारतीय पुरुष टीम खेलती है। ठीक है, महिलाओं में देखें तो महिला में इंडियन वीमेंस लीग खेला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कहें तो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से संबंधित सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चंस बनेंगे वो उसमें फिर से नए क्वेश्चनों के रूप में चर्चा करेंगे। ओके, यहाँ पर मेरा सेशन समाप्त होता है। थैंक यू, और नए करंट अफेयर्स को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं नए क्वेश्चंस तुम्हारे सामने लेके आ सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।